तो आज हम अडोलेसेंट हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। हमने इससे पहले मैटरनल हेल्थ और सेफ मदरहुड और फैमिली प्लानिंग और एमसीएच और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसके बाद से इन्फेंट हेल्थ और इन्फेंट केयर और ग्रोथ चार्ट्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बात की है। अच्छा, उसके बाद चाइल्ड हेल्थ और चाइल्ड केयर के हवाले से बात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे। उससे पहले हम आज एडोलेसेंट हेल्थ के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है और उसी का पार्ट है। एडोलेसेंस जो होता है ये पीरियड ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल मैच्योरिंग है, जिस चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक का। जो चाइल्डहुड के बाद एडल्ट बनने तक जो बीच में पीरियड है वो एडोलेसेंस होता है। इसमें आमतौर पे 10 से 19 साल तक के लोग आते हैं। वेरिएशन हो सकती है। सम अचीव मैच्योरिटी जो होती है फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल मैच्योरिटी अर्लियर देन दी अदर्स, तो सम डू दैट लेटर देन दी अदर्स, तो इसमें वेरिएशन होती है। लेकिन ये रेंज 10 to 19 ईयर्स है। तो ये वो पीरियड है जिसके दौरान में जो बच्चा है वो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल मेच्योरिटी की स्टेज से गुजर रहा होता है, अचीव कर रहा होता है। अभी आई नहीं होती मेजोरिटी, लेकिन अचीव कर रहा होता है। तो और एट द एंड ऑफ विच ही और शी विल बी एन अडल्ट। फिजिकल मेच्योरिटी जो है आमतौर पे साइकोलॉजिकल और सोशल मेच्योरिटी से पहले आ जाती है। फिजिकली मेच्योर हो जाते हैं बच्चे, बट साइकोलॉजिकल एंड सोशल मेच्योरिटी लेटर ऑन आती है। तो एक फिजिकली मेच्योर जो पर्सन है, he or she can be psychologically and socially immature and still an adolescent and not an adult. अच्छा जी, डेवलपिंग कंट्रीज में मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है 25 साल से कम की है, यंग पॉपुलेशन है। तो इस हवाले से एडोलेसेंट जो है उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज में। और दुनिया में हर छठा बंदा जो है, हर सिक्स्थ पर्सन जो है वो एक एडोलेसेंट है। दैट इज 1.2 बिलियन पीपल एज 10 to 19। अगेन ये इसलिए बता रहे हैं कि एडोलेसेंट जो हेल्थ है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। एडोलेसेंस में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो कौन सी हो सकती हैं? तो इसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एडोलेसेंट प्रेगनेंसीज एंड चाइल्ड बर्थ। ये बहुत बड़ा एक मसला है, ना सिर्फ ये वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न सिविलाइजेशंस में, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज हमारे यहाँ के कल्चर्स में भी ये मसला है। अच्छा जी, ये जो प्रेगनेंसीज होती हैं एडोलेसेंस में, ये वांटेड भी हो सकती हैं, अनवांटेड भी हो सकती हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ ये मसला है वो इस हवाले से क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पे जो शादियां हैं बच्चियों की, वो कम उम्री में कर दी जाती हैं। उनकी अभी साइकोलॉजिकल और सोशल मेच्योरिटी नहीं आई होती, वो एडोलेसेंस की एज में ही होती हैं, उनकी शादियां कर दी जाती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ भी एडोलेसेंट प्रेगनेंसीज और चाइल्ड बर्थ एक मसला है। अच्छा जी, ये प्रेगनेंसीज जो और चाइल्ड बर्थ है ये वांटेड भी हो सकती हैं, अनवांटेड भी हो सकती हैं। इसमें फिर अबॉर्शंस का इशू आ जाता है। इससे पॉपुलेशन साइज के इंक्रीज और ग्रोथ रेट का मसला बनता है जब आप यंग एज में प्रेगनेंसीज और चाइल्ड बर्थ होती हैं। सक्सेसिव जनरेशन्स के बीच में गैप कम हो जाता है। जो माएँ होती हैं वो बेचारी खुद अभी 20-21 साल की होती हैं, उन 2-2 3-3 बच्चे होते हैं। और इंक्रीज इन एंटीनेटल और इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इन एडोलेसेंट प्रेगनेंसीज की वजह से। मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है, बच्चों की निगलेक्ट बढ़ जाती है, देयर में बी अबैंडन्ड और अब्यूज्ड चिल्ड्रन। तो ये एक मसला है एडोलेसेंट हेल्थ के हवाले से। दूसरा मसला मेंटल हेल्थ का है। अच्छा, एडोलेसेंट्स में डिसेबिलिटी और इलनेस की टॉप कॉज मेंटल इश्यूज एंड मेंटल हेल्थ है, और सुइसाइड इज द थर्ड टॉप कॉज ऑफ डेथ्स अमंग एडोलेसेंट्स। तीसरी सबसे बड़ी वजह एडोलेसेंट एज ग्रुप में या एडोलेसेंट पीरियड में, एडोलेसेंस के पीरियड में डेथ की, वो सुइसाइड है। और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला एसटीआईज का है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का एक बड़ा मसला होता है। तो ये एडोलेसेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं।
फिर इसके बाद एडोलेसेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स में टोबैको यूज है, जो इसमें सिगरेट स्मोकिंग है, स्पेशली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अमंग यंग बॉयज बहुत ज़्यादा है। तो वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो स्मोकर्स हैं या जो टोबैको को यूज करते हैं किसी भी सूरत में, वो च्यूएबल टोबैको भी हो सकता है, तो उन सब ने एडोलेसेंस के फेज में ही ये शुरू किया होता है। फिर अल्कोहल एंड ड्रग्स जो है ये बड़ा प्रॉब्लम है एडोलेसेंट हेल्थ के हवाले से। HIV, कोई 2 मिलियन से ज़्यादा एडोलेसेंट्स जो हैं वो HIV के साथ रह रहे हैं। इंजरीज जो है, यंग ड्राइवर्स जो होते हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का बायस बनते हैं, रोड इंजरीज होती हैं। आप लोग देखेंगे जब आप अपनी हाउस जॉब वगैरह में जाएंगे कि यंग बाइक राइडर्स जो होंगे वो बहुत से आपके पास सर्जिकल इमरजेंसी में ट्रॉमा के और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस आएंगे। फिर वायलेंस है, ये जो गैंग्स बन जाते हैं और आपस में लड़ते हैं, दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन हमारे यहाँ भी ये है। तो 180 एडोलेसेंट्स डाई एवरी डे ड्यू टू इंटरपर्सनल वायलेंस। फिर मेल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी एक बड़ा इशू भी है एडोलेसेंट हेल्थ के हवाले से। ये कुछ मोर्टेलिटी का डाटा है 2015 का, टॉप 5 कॉजेज ऑफ डेथ जो है एडोलेसेंट्स में जो हैं उनमें आप देख सकते हैं रोड ट्रैफिक इंजरी जो है वो टॉप पे है, उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, फिर सेल्फ हार्म है, हमने पहले भी बात की कि सुइसाइड और सेल्फ हार्म जो है एक बड़ी कॉज ऑफ डेथ है, तीसरे नंबर पे है अमंग द एडोलेसेंट्स। वायरल डिजीजेस हैं और ड्राउनिंग है। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं एडोलेसेंट हेल्थ के हवाले से, और रिकमेंड करते हैं कि आप ये चीज़ें करें और ताकि आपके एडोलेसेंस भी जो फेज़ है जो उसमें जो लोग गुजर रहे हैं उनकी हेल्थ को बेहतर बनाया जा सके। इसमें क्या है वो कहते हैं जी रिड्यूस द मैरिज बिफोर एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से कम उम्र की जो शादियां हैं उनको कम से कम करें। प्रेगनेंसी बिफोर द एज ऑफ 20 ईयर्स को कम से कम करें। कंट्रासेप्शन के यूज़ को बढ़ाएं ताकि अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी भी कम हो। और कोअर्स्ड सेक्स अमंग एडोलेसेंट्स, ये एक इशू होता है, उसको कम करें। फिर अनसेफ अबॉर्शन को कम करें एडोलेसेंट्स में, और इंक्रीज यूज ऑफ स्किल्ड एंटीनेटल चाइल्ड बर्थ एंड पोस्ट नेटल केयर अमंग एडोलेसेंट्स हैं उसको मुमकिन बनाएं। वैक्सीनेशंस जो HPV, मीजल्स, मेनिंजोकोकल, रुबेला और टेटनस की हैं उनको इंश्योर करें। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स हैं जो HIV की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, उनको मुमकिन बनाएं उनके यूज़ को, ताकि उनकी एडोलेसेंट्स की एक्सेस को ऐसी ड्रग्स तक मुमकिन बनाएं। कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्डम एंड लुब्रिकेंट प्रोग्रामिंग जो है वो हो। क्रिएटिंग एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट जिसमें आप मुमकिन बना सकें इन सारी चीज़ों पे। एंटीनेटल केयर और मैटरनल हेल्थ सर्विसेज को इंश्योर करें। वॉलंटरी मेडिकल मेल सर्कमसिजन फॉर HIV प्रिवेंशन, इसको प्रमोट करें। कंट्रासेप्टिव सर्विसेज को इंश्योर करें। सेफ अबॉर्शन एंड पोस्ट अबॉर्शन केयर को इंश्योर करें। सेक्सुअल हेल्थ काउंसलिंग एंड सपोर्ट को आप मुमकिन बनाएं। तो ये रिकमेंडेशंस हैं बाई WHO। अभी कुछ और भी हैं इस हवाले से, वो भी देखते हैं। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं आप सर्विसेज प्रोवाइड करें ऐसी विमेन को जो वायलेंस की विक्टिम्स होती हैं। साइको सोशल एंड फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो हैं उनको शुरू करें फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। और स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस फॉर रिड्यूसिंग डेथ्स फ्रॉम सुसाइड एंड सुसाइड अटेम्प्ट्स अमंग यंग पीपल। ये जो रिकमेंडेशंस हैं WHO की हैं ऑन एडोलेसेंट हेल्थ। नेक्स्ट हम देखेंगे जी कि ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस क्या होती हैं, और STIs जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिनको पहले STDs कहा जाता था, वो क्या होती हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या RTIs जो है, these are caused by organisms normally present in the reproductive tract या introduced from the outside during sexual contact or medical procedures। ये जो होती हैं ये RTIs reproductive tract infections होती हैं। These different but overlapping categories of RTIs are called endogenous या sexually transmitted infections and iatrogenic infections। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वो हैं जो या तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर मौजूद पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही हो सकती हैं,
या फिर ये ऑर्गेनिज्म जो है इन्फेक्शन पैदा करने वाले बाहर से आएंगे। वो बाहर से कैसे आते हैं? या तो वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू आते हैं या फिर वो मेडिकल प्रोसीजर्स की वजह से आते हैं। अच्छा, इन तीनों सूरतों में इनको फर्क नाम दिए गए हैं। अगर वो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से आए हैं ऑर्गेनिज्म, तो उसको एसटीआईज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। अगर वो अंदर नॉर्मली प्रेजेंट फ्लोरा है जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से हुई है, तो उसको एंडोजेनस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। और अगर वो मेडिकल प्रोसीजर की वजह से या सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से हुई है, तो उसको iatrogenic रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। अगेन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हैं तीन तरह की हो सकती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अब इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं कहते, एसटीडीज नहीं कहते हैं, एसटीआईज कहते हैं, क्योंकि डिजीज जो है इस वर्ड के साथ एक टबू अटैच्ड है। तो एसटीआई का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अच्छा, ये क्लेमाइडिया, गोनोरिया, चैंक्राइड या एचआईवी की वजह से हो सकती हैं। एंडोजेनस इन्फेक्शंस जो है ओवर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली प्रेजेंट इन द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ हेल्दी वुमेन। अच्छा, इसमें वेजिनोसिस हो सकता है, वल्वोवेजिनल कैंडिडियासिस हो सकता है। iatrogenic इन्फेक्शंस हैं जब आप कोई इम्प्रॉपरली परफॉर्म्ड मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें कोई क्लीन आप इंस्ट्रूमेंट्स या क्लीन जो है प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हैं, सेप्टिक मेजर्स नहीं लेते हैं, या पुअर डिलीवरी प्रैक्टिसेस होती हैं, तो इसकी वजह से जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं इनको iatrogenic इन्फेक्शंस कहते हैं। अच्छा, जो कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, वो हैं गोनोरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, लिम्फोग्रेनुलोमा, वेनेरियम है, ट्राइकोमोनियासिस है और चैंक्रोइड है। वायरल इन्फेक्शंस जो डेवलपिंग कंट्रीज में कॉमन है उनमें एचपीवी या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वाली इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी है, हर्पीज जेनिटालिस या हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, और प्राइमरी अच्छा जो टाइप 2 का होता है आमतौर पर, और एचआईवी है। इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर इनको आप ट्रीट ना करेंगे टाइमली, ना एडिक्वेट मैनर, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस इनकी वजह से अराइज हो सकती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? उनमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, पीआईडी, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जो गोनोरिया की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है और ट्रैकोमाटिस की भी हो सकती है। और ये स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स अपर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है, और इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। एंडोमेट्राइटिस भी हो सकता है, सार्पिंजाइटिस भी हो सकता है, ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस बन सकती है, पेल्विक पेरिटोनाइटिस हो सकता है, या इनका कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, दो मिली होती हैं आपस में। अच्छा, पीआईडी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ट्यूबल इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन। फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की, वो ट्यूबल इनफर्टिलिटी है। इट इज एसोसिएटेड विद पीआईडी and results from inflammation and scarring of the fallopian tubes following ascent of gonorrhea, chlamydia, and possibly bacterial vaginosis organisms into the upper reproductive tract. Tubal occlusion prevents the egg from passing through the fallopian tubes. फिर RTIs की कॉम्प्लिकेशन में ectopic pregnancy है, potentially fatal condition that results when a fertilized egg implants outside the uterus, usually in the fallopian tubes. This type of pregnancy occurs when an ascending infection in the reproductive tract partially blocks tubal passages. For genital cancers are potentially fatal again. इसमें HPVs important है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन जो होती है, that is responsible for cervical cancer. Chronic pain can be a complication of reproductive tract infections, may be experienced by patients with RTI such as genital herpes and pelvic inflammatory disease, which may cause persistent or episodic genital or abdominal pain. फिर स्पेक्ट्रम ऑफ HIV या एड्स का सिम्टम्स हो सकती हैं। आपको पता है HIV सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और इसकी जो सिम्टम्स हैं वो एक वाइड स्पेक्ट्रम है उनका, क्योंकि इम्यूनोडेफिशिएंसी करती हैं, तो कोई भी चीज़ जो है, कोई भी जो सिस्टम बॉडी का उसको अफेक्ट कर सकती हैं। प्रीटर्म लेबर एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है, और स्टिल बर्थ एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की। And finally, male infertility is one of the complications of reproductive tract infections. And these can pose a threat to a man's fertility since certain untreated infections such as Neisseria, gonorrhea, or chlamydia trachomatis can block the vas differentia or cause epididymitis, and inflammation of the tubes through which sperm moves from the testes to the vas differentia. So these can cause
The reproductive tract infections can cause male infertility. Again, this chart shows the three different varieties of reproductive tract infections and how they are spread and common examples of those. Since there are a number of complications that can arise from reproductive tract infections, तो इनकी प्रिवेंशन और मैनेजमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो प्रिवेंशन में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अवेयरनेस among the community about STIs and RTIs and how they can be prevented, especially among populations who may be at high risk. तो जो हाई रिस्क पॉपुलेशंस हैं जिनमें STIs होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनमें अवेयरनेस जो है इनके बारे में ये कैसे हो सकती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स प्रिवेंशन ऑफ दीज. फिर promote early use of clinic services to cure STIs, RTIs and prevent complications and teach people how to recognize symptoms and when to seek care. और उसके बाद to promote safer sexual practices including consistent condom use, fewer partners and delaying sexual onset when counseling clients. ये एक preventive measure आप ले सकते हैं. और उसके बाद इन्फेक्शंस की डिटेक्शन है जो कि ऑब्वियस नहीं होती हैं. आस्क अबाउट सिम्टम्स ऑफ STI RTI व्हेन पेशेंट्स अटेंड फॉर फैमिली प्लानिंग और अदर रीजंस. Look for signs of STIs and RTIs when doing examinations. Screen for asymptomatic infection when possible. उसके बाद prevent iatrogenic infections by following universal precautions, using aseptic techniques and ruling out or treating cervical infection before performing trans-cervical procedures. Manage symptomatic STI RTIs effectively. Follow syndromic management guidelines for STI RTI case management. ये syndromic management guidelines क्या होती हैं ये भी हम देखते हैं. Then counsel patients on staying uninfected after treatment. Encourage them to comply with treatment. Assist with partner notification and treatment and reinforce prevention. So we talked about previously in the previous slides about STI, STD management and about the syndromic management of STIs. So let's see what that is. We already know that sexually transmitted diseases are a group of communicable diseases that are transmitted predominantly by sexual contact and caused by a wide range of bacterial, viral, protozoal and fungal agents and ectoparasites. This table lists some of the organisms responsible for sexually transmitted infections, and these organisms may be bacteria or viruses or protozoa or fungi or ectoparasites. So you can see in the bacterial agents there are Neisseria, gonorrhea, there is chlamydia and treponema and Haemophilus and Mycoplasma and various other bacteria responsible for sexually transmitted infections. And in viral agents there are herpes viruses of types 1 or 2. Then there are hepatitis virus and papilloma, HPV, human papilloma virus. Protozoal agents में Entamoeba histolytica or Giardia lamblia or Trichomonas vaginalis हैं. And among fungal agents, Candida albicans. Among ectoparasites, you can see there is Thyrus pubis or Sarcoptes KBI are some of the agents or organisms that are responsible for sexually transmitted infections. Now you can see some of the pathogens or organisms which are commonly responsible for sexually transmitted infections and the type of disease or syndrome that they cause. So we can see that Neisseria gonorrhea can cause gonorrhea or urethritis, cervicitis, epididymitis, salpingitis, pelvic inflammatory disease and neonatal conjunctivitis. And similarly, syphilis is caused by Treponema pallidum, and chancroids by Haemophilus duceral, AIDS by human immunodeficiency virus, vaginitis by Candida albicans, etc. So different types of syndromes or diseases are caused by these pathogens. So important to know here the different factors which are associated with STDs, or you can say what are the determinants of STDs or STIs. So इसमें host factors हैं that include the age. So incidence is highest in the age group of 20 to 24 years. It is
the STIs are higher among males, but its severity is higher in women. The rate is higher in men. The marital status is another determining factor. Its frequency is higher among single, separated, and divorced people. And socioeconomic status also influences the incidence of STIs. Morbidity is higher among low socioeconomic class. Then there are some social factors which are associated with STIs. These are prostitution, broken homes, sexual disharmony, and easy money. Then among social factors, there are emotional immaturity, urbanization and industrialization, social disruption, international travel, changing behavioral patterns, social stigma, and alcoholism. Let us see now what syndromic management of STIs is. Syndromic management basically refers to the approach of treating STI symptoms and signs based on the organisms most commonly responsible for each syndrome. What it implies is that you approach an STI as a syndrome based on the symptoms, and you do not go for identifying the specific organism responsible for that particular disease. But what you do instead is you go for the general organisms, the variety of organisms which are responsible for those kind of symptoms and signs, and treat them collectively and empirically. Reason for this approach is that if you want to exactly identify the type of organism involved for that particular STI, it will be expensive, since laboratory tests require resources and they are costly, and some of the clients are not compliant enough to visit clinics in the follow-up or go to the labs for the tests. So you do not go into that hassle, and you approach the disease as a syndrome based on the complex of symptoms, and you treat them empirically. So this is a syndromic management of STIs. So many STIs can be identified and treated on the basis of the kind of symptoms and signs that they produce, and these signs and symptoms can be grouped together into syndromes, and these then diseases are approached as syndromes and treated empirically. So there are simple flow charts available, and WHO has developed some, and these are to guide healthcare providers in using the syndromic approach to manage STIs. So let's have a look on some of these flow charts. So key points in the syndromic approach to STI management is that the women with vaginal discharge should be treated for common vaginal infections, for example vaginosis and trichomoniasis, and you do not have to go for identifying the specific disease or specific organism. You just approach it as a common vaginal infection, and you assume that the common organisms responsible for these infections must be responsible for this particular infection as well, and you approach it as such, and it should be approached with empirical therapy. For example, treatment for yeast infection should be added if only relevant clinical signs are present. Otherwise, you approach them with antimicrobials, empirical antimicrobials. Women with lower abdominal pain should be treated for gonorrhea, chlamydia, and anaerobic infections. Hospitalization or referral should be considered only if infection is severe or if there are other danger signs. And men and women with genital ulcers should be treated for syphilis and chancroid. And management of genital herpes, including antiviral treatment where available, should be added in regions where HSV, herpes virus, is common. So men with urethral discharge should be treated for gonorrhea and chlamydia, and women whose partners have urethral discharge should receive the same treatment. All symptomatic patients should receive counseling on compliance with treatment, risk reduction, and condom use. And treatment should be given to partners of patients with genital ulcer or urethral discharge. Partners of women who are treated for PID or cervicitis should be counseled and offered treatment. Routine follow-up visits are not necessary for most symptoms, provided the patient finishes the treatment and feels better. Women treated for PID should be re-examined 2 to 3 days after starting treatment, or sooner if they have fever.
So these are some of the flow charts or algorithms which provide guidelines for the syndromic management of STIs. For example, you can see in this flow chart that if a patient complains of urethral discharge or dysuria, you take history and examine and try to milk urethra if necessary. If there is discharge, you treat for gonorrhea and chlamydia. If there is no discharge, you ask for whether or any other genital disease is present. If it is present, you use the appropriate flow chart for that particular set of symptoms. If no other genital disease is present, then you educate and counsel on risk reduction and promote and provide condoms and review if symptoms persist. So this is one of the algorithms, or one of the flow charts, or one of the guidelines to treat a patient with urethral discharge. This table here lists the choice of drugs for treating a patient with urethral discharge. Since if the urethral discharge is confirmed, you approach that person as having uncomplicated gonorrhea or chlamydia, and you give him the antibiotics for gonorrhea and chlamydia. These are cefixime or ceftriaxone and azithromycin or doxycycline. So this table eases it out for the healthcare provider to approach symptoms of urethral discharge. Another flow chart or algorithm or guidelines that guide about a patient when she complains of vaginal discharge or vulval itching or burning, what to do in that case. So in that case, you take history and examine and assess the risk, and based on the presence of normal discharge or vulval edema, you make some decisions which are provided in this flowchart or guidelines, and based on those decisions, you provide the management. So this chart here lists the management by antimicrobials, antibiotics in a patient of bacterial vaginosis or trichomoniasis, which comes to you with complaints of discharge and redness and itching. Once again, another flow chart which guides you on management approach for a patient which complains of lower abdominal pain. So the recommended management techniques and the drugs which should be used in a patient which comes to you with lower abdominal pain. This one is a table for inpatient management of a person with complaints of lower abdominal pain. If you have to keep the person in the hospital and give drugs, then these are your choices. This flow charts guides you on the management, syndromic management of a person who comes to you with complaints of genital sore or ulcer. You have to proceed as guided in this algorithm. The choice of drugs for a person with complaints of genital ulcers, and you have to give him or her these drugs which are recommended in this table. Again, tables enlisting recommended treatment for genital ulcers and recommended additional treatment for genital ulcers. In case where granuloma inguinal or lymphogranulomas are important causes of genital ulcers, then the treatment is listed here. This flow chart guides you on the management of inguinal bubo. And you can see in the next slide the treatment options for this condition. So the treatment guidelines for inguinal bubo in both men and women are enlisted in this table. This is a flow chart guiding on the management of scrotal swelling. You can proceed according to the guidelines provided in this chart to approach the person of scrotal swelling according to guidelines of syndromic management of STIs.
So the recommended antimicrobials for a person of scrotal swelling according to the syndromic management of STIs. So there are various public health interventions that can be undertaken for the prevention of STI and control of these infections. So what are these public health interventions? So these are basically promotion of safer sexual behavior. First of all, there is condom programming that can be used, that can be put in place, encompassing a full range of activities from condom promotion to the planning and management of supplies and distribution. There can be promotion of healthcare seeking behavior. This involves the health education and health awareness campaigns, integration of STI prevention and care into primary health care. Primary health care में शामिल कर दें अगर STI की prevention, that can be a public health measure for the prevention and control of STIs. Then there is specific services for population at risk. The high risk populations, उनके लिए specific services, specific clinics, special clinics can be provided where the services for STI prevention and control can be ensured to them. Comprehensive case management of STIs, then prevention and care of congenital syphilis and neonatal conjunctivitis is another intervention that can be undertaken. Early detection of symptomatic and asymptomatic infections is another preventive measure that can be adopted as public health package for STI prevention and control. Thank you very much. This concludes our session on adolescent health problems, and STIs, and before that RTIs, reproductive tract infections, उसके बाद STIs और उनकी syndromic management. So thank you very much.